और अब बात देश प्रदेश की, जहां पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के बाद मायावती ने अब अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। सियासी सवाल यह है कि बीजेपी के खिलाफ कोई महागठबंधन न होने की हालत में एआईएमआईएम की 100 सीटों का चुनाव पर क्या कोई असर होगा या नहीं। देखते हैं कमाल खान की ये रिपोर्ट। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। चंद रोज पहले अखिलेश ने कहा था कि वो छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, लेकिन मायावती तो किसी के साथ गठबंधन से इनकार करती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश की जनता यहाँ लोकतंत्र को बचाने के लिए मेरी इन सब बातों को जरूर गंभीरता से लेगी और यहाँ इस बार आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जरूर सरकार बनाएगी। यूं तो एआईएमआईएम यूपी में 10 दलों के मोर्चे भागीदारी संकल्प मोर्चे का हिस्सा है, लेकिन आज ओवैसी ने मायावती से गठबंधन की बातचीत का खंडन किया और यूपी में 100 सीट लड़ने का ऐलान कर दिया। हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हमने लोगों से एप्लीकेशन लेना भी शुरू कर दिया। शौकत साहब गांव-गांव, ज़िले-ज़िले, कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर रहे हैं और हर पार्टी को इख्तियार है कि वो फैसला ले अपनी पार्टी की अच्छाई के लिए। मगर हमारा तो क्या, हमारे पार्टी के जिम्मेदार ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की या किसी दूसरे पार्टी के एमपी से बातचीत की? कुछ बातचीत ही नहीं की हमने। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनावों में 9 छोटी पार्टियां मैदान में उतरी। उनमें से सिर्फ 3 का खाता खुला, वो भी सिर्फ उन पार्टियों का जो किसी बड़ी पार्टी के गठबंधन में थीं। एआईएमआईएम ने 38 सीटों पे चुनाव लड़ा, वो सारी 38 सीटें हार गई। इनमें से 37 सीटों पे उसकी जमानत जब्त हो गई। सिर्फ 0.2% वोट मिला। एआईएमआईएम ने 100 विधानसभा सीटों पे उम्मीदवारों के लिए फॉर्म बेचने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इस मौके पे पार्टी सत्ताधारी बीजेपी से सवाल पूछने के बजाय 4.5 साल पहले सत्ता से हट गई समाजवादी पार्टी से सवाल पूछ रही है कि उसने मुस्लिम आरक्षण क्यों नहीं किया। सवाल तो हम पूछेंगे। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि समाजवादी पार्टी के सभी लोगों से, चाहे वो जिले के लोग हों, नगर के लोग हों, वार्ड के लोग हों, प्रदेश के लोग हों, राष्ट्र के लोग हों, जहां इनकी मीटिंग लग रही हो वहां इनसे सवाल कीजिए कि कहां है हमारा आरक्षण। अब एक बड़ा सियासी सवाल ये है कि क्या एआईएमआईएम के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने से समाजवादी के मुस्लिम वोट में सेंध लगेगी। एआईएमआईएम का उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा राजनीतिक आधार नहीं है। ऐसे में अगर वो पिछड़ों के गठबंधन भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ चुनाव लड़ती है तो उन सीटों पे जहां बहुत मामूली अंतर से समाजवादी पार्टी की हार जीत हो रही है वहां कुछ प्रभाव पड़ सकता है। वरना आज के सियासी माहौल में मुसलमान शायद एक मुसलमान को वोट देने के बजाय उस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देना ज़्यादा पसंद करेगा जो बीजेपी को हराने की स्थिति में हो। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। उधर मायावती ने बिल्कुल आखिरी वक्त में ऐलान किया कि उनकी पार्टी यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। इस वजह से अब ये चुनाव सीधे सीधे सपा बनाम बीजेपी हो गए हैं और माना यह भी जा रहा है कि विधानसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ सकता है। देखिए आलोक पांडे की रिपोर्ट। हमारी पार्टी ने यूपी में ये जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। शनिवार को हो रहे यूपी के स्थानीय जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों से मायावती ने बिल्कुल आखिरी समय में हट जाने का ऐलान किया। यहाँ बीएसपी के लोगों को विरोधी पार्टियों के सभी साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। नतीजा ये कि अब ये मुकाबला सीधा अखिलेश बनाम बीजेपी हो गया है। कुल 3050 जिला पंचायत सदस्य हैं जो 75 जिला अध्यक्ष चुनेंगे। बीएसपी के 319 सदस्य हैं, यानी करीब 10% वोट। सपा और बीजेपी के 750 वोट हैं। यूपी को बचाना है, बचाना है। बीएसपी ने अभी इशारा नहीं किया है कि उसके वोट किधर जाएंगे।
लेकिन बीजेपी बढ़त का दावा कर रही है। इसके 17 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाने हैं। इन सीटों पर सपा के उम्मीदवार भी नहीं हैं। अखिलेश यादव का दावा है कि बीजेपी ने डरा धमकाकर और छल कपट से उम्मीदवारों को हटाया। आदित्यनाथ के घर गोरखपुर में इस उम्मीदवार को नामांकन करने से जबरन रोका गया। शनिवार को सपा अध्यक्ष ने 11 जिला अध्यक्षों को हटाए जाने का ऐलान किया। अखिलेश इस बात से नाराज हैं कि पार्टी उम्मीदवार अपना पर्चा तक नहीं भर सके। उत्तर प्रदेश में लोकल इलेक्शंस में निर्विरोध चुना जाना कोई नई बात नहीं है। 2016 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो समाजवादी पार्टी उस टाइम जो जिला पंचायत चेयरपर्सन के चुनाव थे वो लड़ी थी। उनके 75 में से 60 कैंडिडेट्स जीते थे, जिसमें से 30 निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से बिल्कुल लगे किसी भी चुनाव के नतीजे काफी अहम हैं। शनिवार को वोट भी पड़ेंगे और नतीजे भी आ सकते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन विनीत वर्मा के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और अब राजस्थान की बात करते हैं, जहां पर टीके की सप्लाई सुचारू ढंग से जारी रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार से कहा है कि उन्हें 25 लाख डोज की जरूरत है। इस बीच कोरोना से घटते मामलों को देखते हुए अब राजस्थान सरकार पूरी तरह से अनलॉक की ओर बढ़ रही है। जयपुर के इस स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगवाने आए लोगों को खाली हाथ लौटना पड़ा। राज्य में सिर्फ 99,000 वैक्सीन बचे हैं और जयपुर समेत कई जिलों में कोविड टीकाकरण नहीं हो पाया। मैं मेरी फैमिली के साथ वैक्सीन के लिए आया था और यहाँ के पता चला कि वैक्सीन है ही नहीं। पहले कुछ आधे घंटे पहले पता करके गया कि वैक्सीन है, लेकिन फैमिली को लेके आया तो पता चला कि वैक्सीन है ही नहीं। अंदर जाके पूछा तो कोई जवाब नहीं मिला। बाद में पता चला कि 4 नंबर पे पता करना है, तो 4 नंबर पे पता करा तो वो बोले कि जयपुर में पूरे में वैक्सीन है ही नहीं, इसलिए फैमिली को फिर वापस लेके जाना पड़ रहा है। मैं 2 बार हो गया, 2 दिन, कल भी यही थी, कल भी नहीं थी यहाँ वैक्सीन और आज भी नहीं है। 2 दिन हो गए मेरे को आते और 45+ की है तो सेकंड डोज है मेरी और 29 उसकी डेट आ गई। तो मेरे को यही मालूम करना है भाई लगेगी कब, भाई किस दिन वैक्सीन है। तो मैं स्लॉट बुक कराने आई थी। तो आपको यहाँ से आज क्या आज कह रहे हैं ना वैक्सीन ही नहीं है। राजस्थान अब 15 लाख टीके रोज लगा सकता है। पिछले हफ्ते एक दिन में 10 लाख डोजेस भी लगे थे। शुक्रवार को वैक्सीन लगी थी, शनिवार को वैक्सीन की सप्लाई नहीं आई, संडे को नहीं आई, आज मंडे को भी नहीं आई। वैक्सीन पूरे जयपुर में ही नहीं है और हमारे पास एक भी डोज नहीं है। हमने शनिवार को, फ्राइडे को सारे डोज खत्म कर दिए थे। अब जैसे ही वैक्सीन आएगी हम वापस काम शुरू करेंगे। लेकिन इस तरह की रुकावट से ये अभियान तूल नहीं पकड़ पा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के उनकी मदद मांगी है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता में से 2 करोड़ 39,000 को वैक्सीन लग गई है और अब मुख्यमंत्री ने अपील की है कि जुलाई में 70 लाख लोगों को दूसरी डोज लगानी है। चिकित्सा मंत्री ने भी मांग की है कि 65 लाख से बढ़ा के राजस्थान को 1 करोड़ 50 लाख टीके दिए जाए। राजस्थान में केसेस घट रहे हैं और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार ने ये भी इजाजत दी है कि जहां पर स्टाफ ने 60% स्टाफ ने वैक्सीनेशन लिया हो तो 100% उन्हें बुलाकर दुकान और व्यवसाय चालू कर सकते हैं और इन दुकान और व्यवसाय को 3 घंटा अधिक यानी 7 बजे तक चलने की इजाजत मिलेगी। यानी कि वैक्सीनेशन सिर्फ स्वास्थ्य के लिए ही नहीं लेकिन अर्थव्यवस्था को भी सुचारू करने के लिए जरूरी है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले जहां कम हो रहे हैं, लेकिन सिक्किम इस समय कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। 27 जून तक सिक्किम में संक्रमण दर पूरे देश के औसत से करीब 7 गुना ज्यादा रही। क्या हालात हैं इस वक्त वहां पर, देखिए हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी की ये रिपोर्ट। पूर्वी हिमालय में बसा छोटा सा राज्य सिक्किम अब भी कोविड की दूसरी लहर की गहरी चपेट में है। हालांकि यहाँ भी कोविड संक्रमण के नए केस और मृत्यु कुछ कम जरूर हुई हैं, लेकिन चिंताएं बनी हुई हैं और ये चिंताएं उत्तर पूर्व के सभी छोटे राज्यों में हैं जिन पर मीडिया की खास निगाह नहीं पड़ी। 27 जून तक सिक्किम में संक्रमण दर राष्ट्रीय औसत से करीब 7 गुना ज्यादा थी। देश की संक्रमण दर जहां 2.81% है, वहीं सिक्किम की 20.8%। मरीजों के ठीक होने की दर देश भर में 95% से ज्यादा है, जबकि सिक्किम में अभी ये सिर्फ 86% है।
कोरोना की पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में सिक्किम के केस 3 महीने में ही दोगुने हो गए और मौत भी कहीं ज्यादा हुई। The main thing is maximum of the COVID patients who are getting testing positive, they are maximum of them they have got comorbid. जो रोगी पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें से अधिकतर को डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी दिक्कतें हैं। इनमें किडनी रोग और कैंसर के भी मरीज हैं जिनके ठीक होने में समय लग रहा है। इलाज में कमी नहीं है, लेकिन कई बार मरीज भी देर से आते हैं। पिछले ही हफ्ते सिक्किम हाई कोर्ट ने एक PIL पर सरकार को साफ कहा कि चुनौती के लिहाज से अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। उधर सरकार कहती है कि अधिकतर कोरोना रोगी ऐसे हैं जिन्हें दूसरी बीमारियां भी हैं, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकारी व्यवस्था ही सुस्त है। सिक्किम भौगोलिक लिहाज से चुनौती भरा है। हमें लगता है कि पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट का सिस्टम काफी सुस्त हो गया है। उत्तर पूर्व के बाकी छोटे राज्यों की तरह सिक्किम में भी 6 मई से लॉकडाउन है। दूसरी लहर इन राज्यों के सामने सिर्फ स्वास्थ्य के मोर्चे पर ही नहीं, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी बड़े संकट की तरह सामने आई है। ये दौर सभी के लिए एक बड़े सबक के तौर पर भी सामने आया है। गैंगटॉक से पंकज के साथ गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।